वेलकम बैक। अभी प्रोग्राम के इस हिस्से में क्योंकि सर्दियों की आमद है, वैसे तो सूप ये भी अब मैं जानूंगी आज की मेहमान से कि सूप क्या सिर्फ सर्दियों में ही होता है इफेक्टिव, कि आप गर्मी में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जिनको हम स्पेसिफिक कहते हैं कि अच्छा सर्दियों में इसका ज़्यादा इस्तेमाल होना चाहिए। सूप की अब हम लोग समझते हैं कि एक दो टाइप के सूप ही जो हम नॉर्मली घर में बनाते भी हैं पीते भी हैं वही होते हैं, बट सूप हमारे पास बहुत ज़बरदस्त और बहुत ज़्यादा तादाद में हो सकते हैं। सब्जियों के भी सूप होते हैं, बहुत इफेक्टिव होते हैं, उसका बहुत फ़ायदा होता है। तो इस तरह दालों के सूप भी बनते हैं, चिकन सूप भी होता है, मटन का भी आप सूप बना सकते हैं। बट सूप जो हैं वो किस किस एज ग्रुप के लिए, कौन कौन से लोगों के लिए कौन से बेस्ट हैं? हार्ट पेशेंट है, डायबिटीज़ के पेशेंट है, कुछ लोग कहते हैं सूप पीते हैं उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, एकदम से आपको बहुत ज़्यादा गर्मी सी फील होने लग जाती है। तो हमारे साथ डॉक्टर इशल साकिब मौजूद हैं, माहिर ग़िज़ायात हैं, वो बताएंगी कि सूप इफेक्टिव किस सूरत में होता है और आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। अस्सलाम वालेकुम इशल। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। सूप पहले ये बता दें सिर्फ सर्दियों में पीते हैं कि गर्मियों में भी आप पी सकते हैं? अच्छा नहीं, ये बहुत गलत उन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है सबने। वैसे तो एक वार्म एंड कंफर्टिंग होता है तो विंटर्स में बहुत अच्छा लगता है, एपेटाइजिंग लगता है। ठंड होती है तो ठंड में तो आपको पता है चाय कॉफी भी ज्यादा एपेटाइजिंग लग रही होती है। इसी तरह ही सूप हम ज्यादा रिकमेंड करते हैं क्योंकि सर्दियों में ज्यादा प्रेवलेंट होते हैं फ्लूज, फीवर्स और ये इस तरह की सिचुएशंस जहाँ पे ठंड ज़्यादा लग जाना या फिर आपको फ्लू हो जाना या फिर आपकी तबीयत ख़राब होती है, रनी नोज़ है, स्टफ़ी नोज़ है। उसके अलावा एट टाइम्स ये होता है इतनी ठंड में बॉडी को थ्राइव करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है तो वो फ़ौरन से मेटाबॉलिक रेट को हाई कर देता है। तो इसीलिए जो है हमें ज़रूरत होती है सूप्स की और इस तरह के वार्म फ्लूइड्स की। इसके अलावा गर्मियों में भी आप पी सकते हैं, ये विंटर स्पेसिफाइड नहीं है, गर्मियों में भी इक्वली गुड है। गर्मियों में ये होता है कि जनरली लोगों को होता है कि गर्मी लगने लग जाती है कुछ, बिकॉज वार्म फ्लूइड है। अगर आप चाय भी पीते हैं तो आपको थर्मोजेनेसिस होता है, आपका ऑब्वियसली मेटाबॉलिज्म होता है, तो उसमें मेटाबॉलिज्म जो होता है उसमें हीट प्रोड्यूस होती है, बॉडी हीट प्रोड्यूस करती है जिसकी वजह से आपको गर्मी लगती है। लेकिन इसकी वजह से ये नहीं है कि ये कोई तासीर इसकी गर्म है या समथिंग लाइक दैट, बिकॉज तासीर इज नो सच थिंग इन साइंस। तो आप समर्स में भी इक्वली गुड है, जब फ्लू होता है, जब कोई वायरल फीवर होता है या फिर उसके अलावा अब आप देखें हर मौसम में ही, पहले तो हम कहते थे ना ये वायरल फीवर्स का मौसम है या ये स्पेल आ गया है, लेकिन अब तो हर मौसम में बहुत ज़्यादा वायरल फीवर है। तो सूप्स बहुत अच्छे हैं क्योंकि सूप्स में डिपेंड करता है आप कौन सा ले रहे हैं। अब हम लोग जनरली कंसिडर करते हैं कि सूप हम हॉट एंड सावर सूप या कॉर्न सूप या सिचुआन सूप लोग यही कंसिडर करते हैं, जबकि हर मतलब दालों का भी सूप होता है जिस तरह आपने मेंशन किया, उसको मेलिगडोनी सूप कहते हैं या फिर लेंटिल सूप भी कह सकते हैं। उसके अलावा जो है हम नॉर्मली जो घर में सब्जियां बनाते हैं वेजिटेबल ब्रॉथ वो भी आप ले सकते हैं। सब्जियों का सूप होता है, उसमें ये होता है कि जनरली जो स्टॉक होता है वो बनता है, हम जैसा कैरेट हो गई उसका जो हेड वाला पार्ट है उसके साथ होल कैरेट डाल दी, कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च डाल दी, इसी तरह कैबेज डाल दी यानी बंद गोभी और गोभी जनरली ये डाल के इसका ब्रॉथ निकाला जाता है। तो वेजिटेबल्स के जितने भी विटामिन्स, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो फिर उसके अंदर इन्फ्यूज़ हो जाते हैं पानी के अंदर। तो जो बच्चे जनरली नहीं सूप्स पी रहे होते या हेल्दी चीज़ें नहीं लेते, उनके एट टाइम्स ये भी कहा जाता है कि इसका स्टॉक निकाल के, सूप निकाल के इनके पैनकेक्स में डाल दें या फिर जो आप आटा डो नीड करते हैं आप उसमें डाल दें या फिर किसी भी तरह इन्फ्यूज़ कर दें बच्चों के खानों में। तो वो एक ये चीज़ बड़ी एसेंशियल है सूप्स वगैरह में। और उसके अलावा अगर जिक्र किया जाए कि जिस तरह आपने मेंशन किया कि डिफरेंट तरह के सूप, दालों का सूप जो है वो हम लोग जिससे अगर वेट गेन करवाना हो तो हम थिक सूप दालों का रिकमेंड करते हैं वेट गेन के लिए, और अगर वेट लूज करना हो तो हम थिन सूप, लेंटिल सूप रिकमेंड करते हैं, बिकॉज दालों में दो तरह की कैलोरीज होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं। तो इसीलिए दाल आपका वेट गेन भी करवा सकता है और अगर आप बहुत पतली फॉर्म में वो लेते हैं तो रिड्यूस भी कर सकता है। प्लस ये इक्वली वार्म, कंफर्टिंग एंड फुलफिलिंग होता है। ठीक है, मुझे ये बताइएगा जो हम ज़्यादा कॉर्न सूप, चिकन सूप वगैरह हॉट एंड सॉट सूप ले लेते हैं, ये वेट बढ़ा भी देते हैं? अच्छा, वेट बढ़ाता है एक सेंस में कि इसमें कॉर्नफ्लावर का कंटेंट कितना है। अच्छा, कॉर्नफ्लावर जो है जितना थिकनिंग एजेंट होगा उतना वो आपका वेट गेन कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आप फ्लेवर भी इक्वली गुड हो लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा वेट नहीं गेन करना चाह रहे तो उसमें ये होता है कि आप सिंपली उसका कॉर्नफ्लावर का कंटेंट कम कर दें। ठीक है। जनरली रेस्टोरेंट्स में अब क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है बाय द टाइम वो सर्व होता है, वो दे मेक श्योर कि आपको कम ही कॉर्नफ्लावर डाल के दें। उसके अलावा बहुत सारे, क्योंकि सूप में सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ ब्रॉथ है, सूप में बहुत जगहों से अगर आप रेडीमेड ले रहे हैं तो उसमें श्रिम्प भी हो सकता है, उसमें आपको फिश भी मिल सकती है, बीफ भी हो सकता है, मशरूम्स भी होते हैं, तो डिपेंड करता है। वेट गेनिंग में अगर बात की जाए, अगर किसी ने वेट गेन करना है जिससे आपने मेंशन किया है, तो उसमें एक क्रीम सूप जो है वो आपके लिए रिकमेंडेड होते हैं कि क्रीम सूप्स आप लेना स्टार्ट करते हैं, वो रेडीली अवेलेबल होते हैं। उसमें क्योंकि सिर्फ क्रीम का कंटेंट ज़्यादा होता है, मशरूम्स ब्लेंडेड होते हैं,
क्रीम होती है, मिल्क यानी डेयरी बेस्ड होता है, वो तो डेयरी हमेशा वेट गेन करवाती है। वेराज अगर आप थिन क्लियर ब्रॉथ्स लेते हैं, जिस तरह की थाई सूप बड़ा अच्छा है आजकल, क्लियर ब्रॉथ होता है, वो सिर्फ ब्रॉथ है लेकिन वो फ्लेवर्ड होता है, बहुत यमी, लेकिन उसके अंदर बिल्कुल भी थिकनिंग एजेंट नहीं होता। तो अगर किसी ने वेट लूज करना है और अगर वो डाइट पे है और अगर वो जाके रेस्टोरेंट्स भी इंजॉय करना चाह रहे हैं तो आप थाई सूप ले सकते हैं, दैट इज़ वेरी गुड। चलें जी, ये भी बता दिया। अच्छा, हम बच्चों के लिए मैं खास तौर पे पूछना चाहूँगी, कौन सा सूप जो है वो बहुत बेस्ट है बढ़ते हुए एज के बच्चों के लिए, और ऊपर से सर्दी से भी, फिर सर्दी बहुत ज़्यादा, हमने सर्दी से भी बचा के रखना है। हम तो अपनी अम्माओं से सुनते आए हैं कि यखनी, अगर आपके बच्चे का गला खराब है, चेस्ट इन्फेक्शन है, तो बच्चे को आप यखनी दे दें, दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं यखनी। अच्छा, सूप्स जितने भी बनते हैं ना उसमें यखनी ही हाँ, बेसिकली यखनी ही हाँ। होती है। तो लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा इस तरह होने लग गया है रेस्टोरेंट्स में, या फिर हम कन्वीनियंस के लिए क्या करते हैं कि चिकन स्टॉक्स डाल देते हैं, चिकन स्टॉक क्यूब्स डाल देते हैं, तो उसमें सोडियम का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। बच्चों में और बड़ों में सब में अवॉइड किया जाता है कि इतना सोडियम कंटेंट नहीं लेना। बच्चों में स्पेसिफिकली इफ़ आई रिकमेंड यू, तो उसमें ये है कि आप बोन ब्रॉथ लें। जो भी चीज़, यानी हम लोग जनरली चिकन का जब ब्रॉथ बना रहे होते हैं तो हम बोनलेस पार्ट भी ले लेते हैं कि ब्रॉथ ही बनना है, वेराज जो हड्डी है उसका सूप लें। अगर आप बीफ का ब्रॉथ बच्चे ले सकते हैं, दैट इज़ वेरी गुड। बीफ में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, प्लस जो बच्चे एनेमिक होते हैं जिनमें आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है, उनको बीफ का सूप रिकमेंड किया जाता है, या फिर जो मटन का स्टॉक होता है वो रिकमेंड किया जाता है। अब उसको मटन की यखनी निकाल के, यानी उसकी बोन्स की, उसमें एक और पार्ट होता है बोन मैरो, वो बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। बल्कि जो बच्चे जिनकी वीनिंग स्टार्ट हो गई है, फॉर एग्जांपल अभी वो 1 ईयर प्लस हैं, उनकी वीनिंग स्टार्ट 6 मंथ से हो जाती है, यानी आप सॉलिड्स देना स्टार्ट कर देते हैं 6 मंथ्स के बाद, डिपेंडिंग अपॉन योर चाइल्ड्स ओन कंडीशन, वो आप दे सकते हैं उसको, जिस तरह आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। लेकिन जो बोन मैरो होता है ना, अगर आप उसको करके बेक करके अच्छे से उसको निकाल के उसको फ्रीज करके क्यूब्स में रख लें एंड देन वो आप बच्चों को दें, तो वो बहुत अच्छा है। तो वो भी एक स्टॉक ही है, जितना आप उसको इन्फ्यूज करते हैं पानी के अंदर एंड देन उसको निकालते हैं बोन मैरो को प्रिजर्व करके, वो बच्चों की इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। और जो बच्चे बोन मैरो खाते हैं या अर्ली एजेस में, उनकी बोन्स भी इक्वली स्ट्रॉन्ग होती हैं, प्लस उनको ये कि इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, उनको इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं। हम बच्चों को मल्टी वाइटामिन आजकल दे रहे होते हैं, तो जो बच्चे इस तरह की डाइट्स के साथ बड़े होते हैं उनमें क्या होता है कि उनको मल्टी वाइटामिन की ज़रूरत नहीं होती। और स्पेशली जो बोन ब्रॉथ्स हैं वो खाली बच्चों के लिए नहीं, वो बड़ों के लिए भी इक्वली गुड हैं, बिकॉज जो प्री मेनोपॉजल वुमेन होती हैं या फिर जो एल्डरली एज में पहुंच जाती हैं, या फिर इवन आफ्टर 30s हमारी बॉडी में कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। बिल्कुल। जो 30s के बाद लेडीज़ होती हैं स्पेशली, कैल्शियम उस तरह एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही होती, इसीलिए 30s से पहले तो कहते हैं कि कैल्शियम बहुत अच्छी लें। लेकिन अगर आप 30s को हिट कर गए हैं और अगर आपको लग रहा है कि अब आपकी हड्डियाँ पोरस हो रही हैं या फिर आपको ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोपीनिया जैसे प्रॉब्लम्स होने के चांसेस हैं, या डॉक्टर्स ने आपको वार्न कर दिया है, या आपको खुद फील हो रहा है कि आप पेन हो रही है नीज में, जॉइंट्स में, तो आप बोन ब्रॉथ लेना स्टार्ट कर दें। ठीक हो गया। उसमें कोलेजन भी होता है बोन ब्रॉथ में, उसके अलावा उसके अंदर बहुत ज़्यादा कैल्शियम मौजूद होता है। तो स्पेशली बोन्स का अच्छे तरीके से इन्फ्यूज ब्रॉथ, यानी काफ़ी ज़्यादा टाइम उसको आप इन्फ्यूज कर दें ताकि बोन्स का अच्छे तरीके से जो मिनरल्स हैं वो निकल जाए, तो वो बहुत अच्छा है आपकी हेल्थ के लिए। चलें जी, ये तो ज़बरदस्त है, आप सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, हम सूप जो बनाते हैं ना नॉर्मली, लोगों ने मतलब अब सूप का असल मतलब ही जो है ना वो ख़त्म कर दिया। आप उसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स भी एट अ टाइम, आप वेजिटेबल भी डाल रहे हैं, आपने चिकन भी ऐड कर दिया, आपका जो जो दिल कर रहा है, मतलब आपने घर में बस जो चीज़ पड़ी है ना, सिरका डाल लें जितना मर्जी, आप जो जो चीज़ें डालना चाह रहे हैं, तो वो आफादियत उससे क्या कम हो जाती है? अच्छा, ये कि कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जिसमें आपने बताया वेजिटेबल्स भी डाल देते हैं और सब कुछ, तो अगर आप चिकन के साथ वेजिटेबल्स के साथ उसके साथ प्रॉपर एक चिकन की क्वांटिटी है, ब्रॉथ है, वेजिटेबल्स हैं, तो वो एक कंप्लीट मील वाला इफेक्ट देता है। अच्छा। तो उसके फायदे तो कम नहीं कर रहा, उसको इन्हांस कर रहे हैं। तो बेसिकली आपको हर चीज़ के न्यूट्रिएंट्स मिले। जनरली हम खाने खाते हैं, जैसे हम कढ़ाई खा लेते हैं, तो उसमें हम इतना ज़्यादा उसको कुकिंग प्रैक्टिसेस में इतना ज़्यादा उसको पका लेते हैं कि उसकी बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज़ खत्म हो जाती हैं। जिस तरह गार्लिक है, हम उसे 30 मिनट से ज़्यादा पका लेते हैं तो उसका एलिसिन कंपाउंड जो है वो उस तरह इफेक्टिव नहीं रहता। लेकिन सूप्स में क्या होता है, जस्ट बिकॉज वो स्लो मेथड से बन रहे होते हैं, इन्फ्यूज हो रहे होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, तो बल्कि ज़्यादा अच्छा है। जितना आप उसके अंदर डाल रहे हैं चीज़ें उतना अच्छा है। एक तो आप यखनी तो डालें प्रॉपर, लेकिन उसके साथ वेजिटेबल्स इक्वली गुड हैं, तो वो भी आप डालें, वो उतना ही अच्छा रहेगा। हाँ, कुछ चीज़ें अवॉइड करनी होती हैं, जिस तरह के बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स नहीं डालने। जिनको बहुत ज़्यादा विनेगर से, अक्सर लोगों को विनेगर से एलर्जी होती है, उन्हें पता नहीं होता, उन्हें लगता है सूप पी के हमारा गला
गला खराब हो गया, वेरेज वो एलर्जिक होते हैं विनेगर से। बहुत सारी इस तरह की चीजें होती हैं जिनका हमें पता नहीं होता, हम किसी चीज से एलर्जिक हैं, किसी चीज से ट्रिगर हो जाते हैं, हमारा थ्रोट ट्रिगर हो जाता है, तो वो लोग जो विनेगर है उसको अवॉइड कर सकते हैं, उसके ऑल्टरनेटिव्स यूज कर लें, उसकी जगह सॉल्ट डाल लें। इसी तरह ही बहुत ज्यादा पहले प्रैक्टिसेस होती थी, मोनोसोडियम ग्लूटामेट डालते थे, यानी कि MSG जिसको कहते हैं, चाइनीज सॉल्ट भी कहते थे। तो वो हिडन सॉल्ट होता था, हिडन सोडियम, और वो ब्लड प्रेशर को बहुत ज्यादा राइज कराता है, हेल्थ पे बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट्स थे। बहुत कम इस्तेमाल हो गया, अब तो बैन हो गया, तो बिल्कुल भी नहीं, अब नहीं मिलता आपको, लेकिन बहुत सारे लोग आउटसोर्स भी कर लेते हैं, बिकॉज बहुत सारी कंट्रीज में नहीं भी है, तो उनको यही रिकमेंडेड है कि अगर आप सूप्स बना रहे हैं तो उसमें एक होता है नो MSG चाइनीज सॉल्ट, डिफरेंट ब्रांड्स का मिल रहा है, आप वो ले लें। उसमें ये होता है कि सोडियम का कंटेंट भी कम होता है और MSG नहीं होता, तो आपने मार्केट रिसर्च करके आप अपने प्रोडक्ट्स डालें ताकि आपको पता हो जो आप ले रहे हैं दैट इज कम्प्लीटली सेफ एंड हेल्दी फॉर यू, बिकॉज हम हेल्थ के लिए ले रहे हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही है। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज के पेशेंट, दिल के मरीज सूप पी सकते हैं? बिल्कुल पी सकते हैं। अगेन इस तरह के लोग जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है या हार्ट के इश्यूज हैं, उनमें क्या करना है कि सूप्स में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ जिंजर एंड गार्लिक आप ऐड करें। अच्छा। जिंजर और गार्लिक दोनों इक्वली गुड है, हम जनरली भी सूप्स में डालते हैं, लेकिन इस तरह के लोग जो हैं वो आप क्लियर सूप भी ले सकते हैं, स्पेशली जिन लोगों को लग रहा है कि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा है, वो क्लियर सूप्स की तरफ आ जाए और वेजिटेबल बेस्ड सूप्स की तरफ आ जाए। तो उसमें ये कि सब्जियों का इन्फ्यूज़ कर लें, उसमें मटर भी डाल सकते हैं, गाजर भी हो सकती है, ब्रोकली भी हो सकती है, सब चीज़ों की अच्छे तरीके से, जैसे हम चिकन की यखनी निकालते हैं इस तरह वो वेजिटेबल ब्रॉथ निकाल के, लेकिन उसमें स्टॉक नहीं ऐड करना, और जिंजर और गार्लिक का कंटेंट यानी कि जो लहसुन और अदरक होता है वो डाल लें। उसमें क्या है, एक तो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं उसके अंदर, उसके अलावा वो हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, और जो गार्लिक होता है वो एंटी कोएगुलेंट है, यानी कि वो आपकी जो क्लॉटिंग है उस फैक्टर को कम करता है, जो हार्ट में अक्सर क्लॉटिंग हो जाती है, आर्टरीज में हो जाती है, उसको वो खत्म करता है। तो यानी कि जो क्लॉग्ड आर्टरीज हैं उसको बेटर करता है, यानी हार्ट के लिए ऑटोमेटिकली गार्लिक बहुत अच्छा है, यानी कि लहसुन बहुत अच्छा है। तो इसी तरह ही जो जिंजर है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, यानी कि आपको किसी भी जगह में बॉडी में इन्फ्लेम्ड है, इन्फ्लेमेशन है, किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स हैं तो वो खत्म हो जाते हैं। बल्कि दिल के मरीजों के लिए जो सूप बताया है जी ईशल ने, इसको जरूर जो पेशेंट हैं वो जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि सर्दियां आगे आपके लिए बेहतर होगा। बच्चे समटाइम ना स्मेल से कि अच्छा इसमें बीफ की, मटन की स्मेल है, हमने नहीं सूप पीना, तो कैसे बच्चों को आप ये सूप पिला सकते हैं? अच्छा, बच्चों के लिए, क्योंकि आपको पता है बोन्स के अंदर नेचुरली जेलेटिन होता है, तो अगर बच्चे सूप्स नहीं पी रहे बिकॉज जनरली उन्हें नहीं अच्छा लग रहा होता, तो आप डिफरेंट जो मोल्ड्स होते हैं, जो आपने आइसक्रीम मोल्ड्स भी देखे होंगे, आइस क्यूब मोल्ड्स भी देखे होंगे, डिफरेंट शेप्स के होते हैं, कोई हार्ट, सर्कल, स्क्वायर। तो वो जो सूप होता है ना, जो स्पेशली जब आपने बहुत ज़्यादा उसको पका लिया हाई फ्लेम पे या लो फ्लेम पे भी, उसका अच्छे तरीके से बोन्स का जो है जेलेटिन वो निकल जाता है। जब आप उसे आइस क्यूब्स में ट्रांसफर करते हैं थोड़ी देर बाद वो सॉलिडिफाई हो जाता है, वो जेली बन जाती है, तो दैट इज अ सॉल्टी जेली। तो आप बच्चों को सॉल्टी जेली कह के भी दे सकते हैं। ग्रेट, ये तो वो बहुत अच्छा आइडिया है। उसकी शेप चेंज हो जाएगी, तो शेप्स जितनी फैसिनेटिंग होंगी बच्चों को, बल्कि डिफरेंट शेप्स में दें, ताकि वो कहें अब हमने हार्ट खा लिया है तो हमने स्क्वायर भी खाना है, अब हमने टेडी बेयर शेप भी खाना है, तो इस तरह करके वो खा लेते हैं। और जनरली क्या होता है, जो गर्म चीज होती है उसमें से अरोमा ज्यादा आ रहा होता है, जब चीज थोड़ी रूम टेम्परेचर पे आती है तो उसका अरोमा कम हो जाता है, और अरोमा को ज्यादा एपेटाइजिंग करने के लिए अगेन गार्लिक डाल सकते हैं। विनेगर से भी स्मेल खत्म होती है, अगर बच्चों को सूट कर रहा है तो फिर आप वो भी ले सकते हैं। तो ये सब चीजें आप करके उनमें इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। बेस्ट टाइमिंग क्या है? रात को अगर लेट सूप ले लें वेट तो नहीं बढ़ेगा? अच्छा, लेट कुछ भी चीज रिकमेंडेड नहीं होती, आफ्टर 8 तो खाना ही रिकमेंडेड नहीं होता, ईटिंग विंडो हमें लगता है ना सूप कौन सा वेट बढ़ाएगा, ये तो बस सूप ही है ना। हमें लगता है, अच्छा जनरली कुछ सूप्स वाकई वेट नहीं गेन करते, जैसे क्लियर सूप्स हैं वो नहीं वेट गेन करते, वेट लॉस फ्रेंडली होते हैं, लेकिन वैसे अपने गट को इतना टाइम देना चाहिए कि अगर आप 8-9 बजे के बाद खाना बंद कर देते हैं तो आपके गट को एक अच्छा खासा टाइम मिल जाता है, रेस्टिंग स्टेट में चला जाता है, बल्कि जो आपकी बॉडी के ऑलरेडी रिजर्व्स होते हैं वो यूटिलाइज होते हैं। तो हम इसलिए रिकमेंड करते हैं कि आफ्टर 8 या 9 डिपेंडिंग अपॉन योर ओन रूटीन आप उसके बाद ना खाना खाएं या फिर सूप्स वगैरह भी ना पिएं। उसमें फिर ये रिकमेंडेड होता है कि आप ब्रॉथ्स वो क्लियर जो है वो आप ले लें, जिस तरह के आपने ब्लैक टी ले ली, ब्लैक कॉफ़ी ले ली, ग्रीन टी ले ली, ये फिर भी रिकमेंडेड होते हैं। लेकिन कोई भी चीज़ इसमें थोड़ा सा भी सोडियम का कंटेंट है, थोड़ा सा भी वेजिटेबल्स का कंटेंट है, वो फिर आप अवॉइड करें। ठीक हो गया। इचल मुझे टाइम कम है, ये बता दें सर्दियाँ हैं, अगर आप आगे तो ज़्यादा सर्दी हो जाएगी, अगर आप रात को जाग रहे हैं, आपने कह दिया 8 बजे के बाद कुछ ना लें, आपको क्रेविंग होने लग जाती है कि माने 8 बजे अगर आपने खाना खा लिया ना, 12 बजे तक आप जाग रहे हैं, फिर क्या करें? ऐसी चीज़ बता दें कोई कि वेट भी गेन ना हो, आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम ना, तो थोड़ा बहुत आप खा सकते हैं। अच्छा, ऐसे सिचुएशन में सबसे अच्छा होता है वार्म वाटर प्लस ब्लैक कॉफ़ी प्लस ब्लैक टी। खाना कुछ नहीं? अच्छा, खाना इसमें हम लोग इसलिए रिकमेंड नहीं करते, लेट नाइट आप जितना खाएंगे उतने गट इश्यूज बढ़ेंगे।
फॉरन से फॉर द टाइमिंग हो सकता है ना हो, लेकिन लेटर ऑन आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और आपके गट को आदत नहीं रहेगी। हो सकता है स्टमक प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा लोगों को होने लग जाते हैं, उसकी वजह यही होती है। मैं तो 2-3 दिन से ड्राई फ्रूट खा रही हूँ। अच्छा, आप खा लें 9 बजे तक खा के आप डन कर लें, बिकॉज यू हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो वो एक गैप जो है दैट इज इंपॉर्टेंट। उसमें ये होता है कि हम क्लियर फ्लूइड ज्यादा इसलिए रिकमेंड करते हैं बिकॉज वो बड़े वार्म एंड कंफर्टिंग होते हैं। और एक और चीज जो जिंजर एल होता है, अगर कभी आपको फील हो रहा है कि आपको बहुत ज्यादा क्रेविंग भी हो रही है और आपको लग रहा है कि ठंड भी लग रही है ऑब्वियसली, लेकिन आप अपना फास्ट भी ब्रेक नहीं करना चाह रहे, आप चाह रहे हैं आपके स्टमक को टाइम भी मिल जाए, तो उसमें ये होता है कि जिंजर एल यानी अदरक का कहवा वो बहुत कंफर्टिंग होता है एंड सरप्राइजिंगली इट टेस्ट रियली गुड। बल्कि एट टाइम्स ब्रॉथ वाला उसमें टेस्ट आ रहा होता है, वो आपकी इम्यूनिटी के लिए बड़ा अच्छा है, वायरल फीवर्स के लिए बड़ा अच्छा है। इवन जब मुझे कोविड हुआ था, आई वाज अ न्यूट्रिशन स्टूडेंट बैक देन, तो मैंने मुझे बहुत ज्यादा चिल्स हुए, बीमार मैं बहुत ज्यादा हो गई, बहुत एक्सट्रीमली हाई फीवर चला गया। एट दैट टाइम कोविड की कोई इंटरवेंशंस नहीं आई थी, तो मैंने उस वक्त जिंजर एल, आई स्टिल रिमेंबर, मिडिल ऑफ द नाइट जिंजर एल पिया और सुबह तक मेरे सिम्टम्स चले गए। एक सवाल ये आया कि ये गर्म तो नहीं होता जो हम कहते हैं अच्छा फेस पे पिंपल्स निकल आएंगे, स्टमक अपसेट हो जाएगा, ऐसा तो कोई इशू नहीं होता? अच्छा, गर्म और ठंडा कुछ है नहीं वैसे न्यूट्रिशन में या साइंस में, लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा आपके पिंपल्स हैं तो आप गार्लिक का इस्तेमाल कर लें। इक्वली गुड है, गार्लिक एक्ने खत्म करता है, ठीक हो तो गया, पिंपल्स वगैरह खत्म हो जाएंगे। फिर जिंजर ना करें, गार्लिक कर लें, इक्वली गुड है, गार्लिक का कहवा बना लें। चलें जी, थैंक यू सो मच ईशल, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक की तरफ चलते हैं जी, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम बात करने वाले हैं जी रूडा के हवाले से, जहां पर डेवलपमेंट वर्क जो है वो बहुत तेज़ी से चल रहा है जी, और कुछ कुछ जो नई चीज़ें हैं जहां पर बहुत सारे लोग अपना इंटरेस्ट भी शो कर रहे हैं। अगर आप इसमें अपना इंटरेस्ट रखते हैं तो आपकी तवज्जो हम एक बड़ी स्पेशल जगह पे कराना चाह रहे हैं जी, उस पर हम बात भी करेंगे। सैयद अली आसिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर सेल्स एंड सर्विसेज रूडा हैं। अच्छा जी, उनकी तरफ बढ़ेंगे और उनसे हम इस प्रोजेक्ट के बारे में पूछेंगे। सैयद अली आसिम साहब, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपके? जी वालेकुम सलाम मैडम, बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच। अच्छा, CB1 के मौजूदा डेवलपमेंट स्टेटस के बारे में बताइएगा, और मुझे बताइएगा ये प्रोजेक्ट बेसिकली है क्या? अच्छा, थैंक यू मैडम फॉर टेकिंग मी ऑनलाइन। एक्चुअली CB1 जिसको हम चहार बाग फेज 1 का नाम देते हैं, ये हमारे आपको पता है कि रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी इज स्कैटर्ड ओवर 1,40,000 एकड़ और इसमें मेरे डिफरेंट फेजेस होते हैं। फेज 1 जो होता है हमारा, दैट इज द बिगेस्ट फेज, कुछ ऑलमोस्ट 65,000 एकड़ पे ये मुहित है। अब इस फेज 1 के अंदर हमारा जो फ्लैगशिप मंसूबा है रूडा का, जो रेजिडेंशियल मंसूबा है, वो है चहार बाग फेज 1, जिसको हम बोलते हैं CB1 बोलते हैं। मैडम CB1 जो बेसिकली हमने लॉन्च किया था, हमने कोई मिड ऑफ 2022 हमने इसको लॉन्च किया था ऑन वेरी इजी इंस्टॉलमेंट प्लान। तो बाय नाउ एज वी स्पीक, राइट नाउ एज वी स्पीक, तो दिस प्रोजेक्ट इज टोटली सोल्ड। 554 इसके अंदर रेजिडेंशियल प्लॉट्स थे, 10 मरला और एक कनाल की कैटेगरी के, जो अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ फरोख्त हो चुके हुए हैं बल्कि अब लोगों को हमने इसका पोजेशन भी दे दिया हुआ है। जो लोग हमें डेवलपमेंट चार्जेस वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम उसके अगेंस्ट उनको गोएड दे रहे हैं। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट राइट नाउ वहाँ एक घर भी जो है ना वो भी ज़ेरे तामीर है, जो इनिशिएट हो चुका हुआ है। जी हाँ, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह के जो हमने माइलस्टोन हमने अचीव करना था हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहब इमरान अमीन साहब की विजन के मुताबिक, तो अल्हम्दुलिल्लाह द कमर्शियल टीम, द सेल्स एंड मार्केटिंग, जितने भी इदारे डिपार्टमेंट्स हमारे साथ मुंसलिक थे, उन्होंने बड़े अली साहब मुझे जरा इसकी लोकेशन बता दें, वो लोग जो कि इंटरेस्टेड हैं। और अभी आपका फेज 1 अगर कंप्लीट हो चुका है तो चहार बाग के बारे में हमने वैसे ही बहुत सुना है कि बहुत खूबसूरत लोकेशन है ये, तो वो लोग जो कि मजीद यहाँ पर प्लॉट लेना चाह रहे हैं, तो कुछ लोकेशन और आगे का प्रोजेक्ट क्या है जहाँ पर लोग जो है वो प्लॉट खरीद सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम अमाउंट, बजट कितना होता है इसके लिए, वो भी बता दीजिएगा। जी बिल्कुल। अगर आप इस पे रिंग रोड के ऊपर बेसिकली ये प्रोजेक्ट मौजूद है। अगर आप लाहौर अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आप महमूद बूटी की तरफ, महमूद बूटी इंटरचेंज की तरफ आप आ रहे हैं, तो दरमियान में कायद-ए-आज़म इंटरचेंज आता है। कायद-ए-आज़म इंटरचेंज से आप क्रॉस करते हैं तो आपको राइट साइड पे चहार बाग फेज 1 राइट ऑन द मेन रिंग रोड वो आपको नजर। और अगर आप इसकी बात करें तो एज ऑफ नाउ तो क्योंकि प्रोजेक्ट सारा सोल्ड ऑफ हो चुका हुआ है, तो लेकिन लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, ऑफ कोर्स लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा थी क्योंकि 554 प्लॉट थे, लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, तो उनकी डिमांड को मद्देनजर रखते हुए
एंड अगेन लाइक स्पीकिंग, क्योंकि हमारे ऊपर से जो हमारी ड्राइविंग अथॉरिटी है मोहतरम इमरान अमीन साहब, जो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, उन्होंने उनके विजन को लेके चलते हुए हमने फिर चहारबाग फेज 1 के बिल्कुल एडजेसेंट उसकी एक्सटेंशन को इनिशिएट किया है, जिसको हम रीवा बोलते हैं। अच्छा, REVA, रिवा। जी हाँ, ये चहारबाग फेज 1 की एक्सटेंशन है, बिल्कुल एडजेसेंट है। और इसकी लोकेशन कहाँ है एक्सटेंशन की? सेम चहारबाग के बिल्कुल साथ, बिल्कुल वही सेम, देख लीजिए। तो उस पे हमने जो है ना लोगों के लिए इस चीज को, इस कटिंग को निकाला है। और अली साहब, फैसिलिटेट कैसे किया जा रहा है कि मेरी मर्जी है, अगर मैं वहाँ पे 10 मरले का प्लॉट लेना चाह रही हूँ, 1 कनाल का लेना चाह रही हूँ, जो लोग कमर्शियल के लिए इंटरेस्टेड हैं, थोड़ा सा उनके लिए बता दें, क्या 5 मरले का प्लॉट भी अवेलेबल है चहारबाग में? जी मैडम, मैं उधर ही आ रहा था कि इस रीवा प्रोजेक्ट के अंदर हमारे 5 मरले का प्लॉट भी है, 10 मरले का भी है, और 1 कनाल की भी कटेंगे, और बड़े फीजिबल किस्म के जो है ना पेमेंट प्लान के मुताबिक ये अवेलेबल है। और इसका 3 साल का जी पेमेंट प्लान है। और इंशाल्लाह ताला जैसे हमने सक्सेसफुल किया था फेज 1 को, जो लोगों से हमने कमिटमेंट की थी, विद इन दैट स्पैन हमने लोगों को डिलीवरी भी दी। तो इंशाल्लाह ताला ये 3 साल का पेमेंट प्लान है, तो विद इन 3 ईयर्स हम लोगों ने लोगों को पोजेशन भी दे देना है। तो अगर प्राइस की बात की जाए तो इसका जो 5 मरले का प्लॉट है वो 80 लाख रुपए का है, और 10 मरले का प्लॉट 1 करोड़ 60 लाख रुपए का, और 1 कनाल का जो प्लॉट है वो 3 करोड़ रुपए का है, विद 15% ऑफ डाउन पेमेंट। और अगर लोगों ने अगर हमें अप्रोच करना है तो वी आर ऑलवेज ओपन। अली साहब, क्या फाइल सिस्टम है? मैं तो रूडा के हवाले से जो ऑथेंटिसिटी है, और मैं तो उसकी गवाही दे सकती हूँ, बट लोग बड़े सताए हुए हैं ये हाउसिंग सोसाइटीज के। अब मुझे तो पता है कि यहाँ पे बिल्कुल ही डिफरेंट एक सीन है ना, यहाँ पर आप बिल्कुल आंखें बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं, बट लोगों की मालूमात के लिए मैं आपसे चाहूंगी कि ये बता दें कि यहाँ पर कितना सिक्योर सिस्टम है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी लुटा बैठे हैं। एग्जैक्टली ये बात आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि लोग जो है ना, ये वाकई अनफॉर्चुनेटली थिंग कि लोगों ने काफी अपनी इन्वेस्टमेंट्स और अपनी जमा पूंजी, अपनी जिंदगी भर की कमाइयों को जाया किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे रीवा के अंदर बिल्कुल आप लोगों को यानी कि आवाम को बिल्कुल ऑन ग्राउंड प्लॉट ही मिलेगा। 15% डाउन पेमेंट देंगे, 15% मजीद जब इनकी इनकम हमारे पास आ जाएगी, यानी कि 30% पेमेंट के बाद इनका पैलेट हो जाएगा, और फिर इमीडिएटली आपको ऑन ग्राउंड प्लॉट आपको मिल जाएगा। सो बाय टेकिंग द ऑन ग्राउंड प्लॉट यू कैन कंटिन्यू विद योर पेमेंट प्लान, जस्ट जैसे हमने फेज 1 के साथ किया था। इसके बाद फेज 2 हमारा था चहारबाग के लिए, उसके साथ किया था, सेम प्रोसीजर पे हम लोग इनके साथ भी चलेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक हो गया। अगर लोग मालूमात हासिल करना चाह रहे हैं अली साहब, तो कहाँ से मालूमात हासिल कर सकते हैं? आपके ऑफिस में क्या वन विंडो से तमाम ये उनको मालूमात मिल सकती हैं? कुछ गाइड करना चाहेंगे? जी बिल्कुल मैडम, आप बल्कि हमारे आप दफ्तर में आ सकते हैं, हमारे कस्टमर केयर को कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमारे वन विंडो ऑपरेशंस के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी आप ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं। ये हमारी rasta.ruda.gov.uk हमारी वेबसाइट है, आप उसके ऊपर पोर्टल पे ऊपर यूज करके अपने आप को तमाम मालूमात से अपने आप को आरास्ता कर सकते हैं। तो वी आर वेरी फ्लेक्सिबल, वी आर वेरी फिजिबल, ना सिर्फ लोकली बल्कि इंटरनेशनली भी। हमारे जो कस्टमर्स हैं, हमारे जो ऑडियंस हैं, हम उनको भी इस चीज के थ्रू वेलकम करेंगे। मिनिमम कितनी अमाउंट के साथ चहारबाग की जो एक्सटेंशन है वहाँ पे प्लॉट खरीदा जा सकता है? लेट्स सपोज अगर मेरे पास कोई 40-50 लाख रुपया है तो मैं क्या यहाँ पे प्लॉट खरीद सकती हूँ? मैडम, अगर आपके पास 40-50 लाख रुपए है तो आप उसकी 15% डाउन पेमेंट करने के बाद आप बिल्कुल, यानी कि जो कि अगर 5 महीने की बात करूं तो आप 12 लाख की डाउन पेमेंट करने के बाद आप बिल्कुल अपना प्लॉट बुक करवा सकते हैं। ठीक हो गया। चले जी, ये आसानी लोगों के लिए जी, ये उन लोगों के लिए हम बात करें जो मैक्सिमम लोगों की रसाई जहां तक हो सकती है। थैंक यू सो मच जी अली साहब, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद अली आसिम हमारे साथ मौजूद थे, असिस्टेंट डायरेक्टर सेल्स एंड सर्विसेज रूडा। सो मकसद क्या था जी इस डिस्कशन का, कि आपको बता दिया जाए कि अगर आप लोग चाहते हैं रूडा में, क्योंकि चहारबाग के बारे में जो इनका सबसे ज्यादा प्राइम प्रोजेक्ट था, जहां पर एक फेज तो मुकम्मल तौर पर सोल्ड आउट हो चुका है, उसकी मकबूलियत को देखते हुए इन्होंने उसकी एक्सटेंशन की है। वहां पर अगर आप प्लॉट खरीदना चाहते हैं, कमर्शियल खरीदना चाहते हैं, 5 मरले का भी अवेलेबल है, 10 मरले का भी, और इसके साथ साथ 1 कनाल का भी। पेमेंट प्लान क्या है वो भी बता दिया गया। बाकी डिटेल्स आप इनके दफातर से, इनकी वेबसाइट से भी हासिल कर सकते हैं। ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे स्टे विद अस।
वेलकम बैक वंस अगेन। एक एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। परसों जब दफ्तर से निकली तो बड़ा हैरान कुन एक सामने मंजर था। वो हैरान कुन मंजर क्या था? भीख मांगता गोल्डन मैन। आपको दिखाते हैं। रोड पे जाते नजर आए हैं ये दो गोल्डन मैन। तो इन गोल्डन मैन से जान लेते हैं कि ये आकर यहाँ कर क्या रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गोल्डन मैन है आप? जी। क्या कर रहे हैं इस इतनी तेज धूप में यहाँ पे? रोजी के खातिर आया हूँ। रोजी की खातिर आए हैं। तो रोजी कोई काम काज करके नहीं कमाई जा सकती? जो कोई मिल जाए तो कर लेते हैं, जो ना मिले तो ये तो काम करना पड़ता है। निके छोटे छोटे बच्चे हमारे। कितने पैसे इकट्ठे हो जाते हैं? 1000-1200 एक दिन में, पूरे दिन में? जी। अच्छा, तो ये गेटअप तैयार करने में कितना टाइम लगता है? 10-15 मिनट लग जाते। ये बच्चे बेचारे को क्यों साथ दे आए हैं? सर वो क्या करें, हम हमारे बंदे हैं, बच्चा भी पढ़ता नहीं है ये? तो ये तो भीख मांगना नहीं है? ये भीख मांगना नहीं है सर। नहीं है? कहाँ पे खड़े होते हैं आप? जहाँ मर्जी, जहाँ दिल करता है। हाँ। तो मुझे ये बताए ना कि काम इतने हैं, कोई ना कोई छोटा मोटा काम कर ले। इस बेचारे की जिंदगी भी क्यों खराब कर रहे हैं? सर क्या करें, तो काम मिल जाए तो कर लेंगे। ढूंढने की कोशिश की कभी? ढूंढने की कोशिश की है। मजदूरी नहीं कर सकते? नहीं, मजदूरी नहीं कर सकते। ये लगाया क्या है मुंह पे? ये पेंडल होता है। पेंट है, इसको भी यही लगाया है? जी। अच्छा, तो इस बच्चे को लैदा पैसे इकट्ठे होते हैं, आपको लैदा पैसे इकट्ठे होते हैं? दोनों खड़े इकट्ठे होते हैं। शहर में मुख्तलिफ जगहों पर जाते हैं। जी। पुलिस, ट्रैफिक पुलिस कोई वहाँ से हटाता नहीं? तो तंग भी करते हैं, कहीं नहीं भी करते। तो सारा दिन यहाँ पे रहते हैं। सुबह कितने बजे आते हैं घर से? घर से सुबह 7 बजे आते हैं। और जाते वापस कितने बजे? 7-8-9 बजे जाते हैं रात। अच्छा, तो कितने कितने पैसे कोई दे देता है? 100 रुपया? तो 10, 20, 100, 50 बस। तो जैसा मर्जी मौसम हो आप सड़क पे मौजूद रहते हैं? जी। सही। तो बेटा ये छोटा सा बच्चा है, नाम क्या आपका? रमजान। हाँ, रमजान। रमजान नाम है। तो रमजान, कितने पैसे इकट्ठे हो जाते हैं? किसी से जाके पैसे मांगते हो कि लोग खुद ही पकड़ा जाते हैं? हाँ, खुद पकड़ाते हैं। खुद ही पकड़ा जाते हैं। कितने पैसे हो जाते हैं? 1000-1200। 1000-1200। तो क्या करते हो उनका फिर? कुछ भी नहीं करते। किराए पर रहते हैं, जो झुपड़ी किराए पर लगाई हुई है। ठीक है, 12,000 रुपया। झुग्गी कहाँ पर है? कान। तो इतने में तो घर भी किराए पे मिल जाता है। 2 कमरों का 1 कमरे का घर लेंगे तो? साडा खलारा बहुत होता है। क्या होता है? साडा खलारा बहुत होता है। क्यों? वो हम झुपड़ी लगाते हैं ना। हाँ। उधर झुपड़ी कमरे में नहीं लग सकती। अच्छा। हाँ, हम बारों वो कचरा वगैरह भी उठा के ले आते हैं। उससे भी आपको पैसे मिल जाते हाँ, हैं? मिल जाते हैं। वो बेचते हैं? बेचते हैं। बेचते। तो यही काम कर ले? सर वो एक करते हैं। हाँ। लेकिन वो ये काम करता रहूँ हूँ, मुझे नहीं करना आता। अभी मैं बड़ा बुढ़ा हो गया। कोई नौकरी मिलेगी तो कर लेंगे? हाँ, कर लेंगे। कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी। कि अगर कोई नौकरी देने वाला हो, आपको कोई नौकरी दे दे। जी। इसको तो भीख मांगना कहते हैं और इसकी तो खिलाफ वर्जी है ना। जी। ये नहीं करनी चाहिए। तो अगर कोई नौकरी मिल जाएगी तो काम कर लेंगे? कर लेंगे। क्योंकि ये अच्छी चीज नहीं, छोटे बच्चे को भी आप साथ लेके जा रहे हैं, उसकी तो पढ़ने की, खेलने की उम्र है। जी। तो ये हाथ ऐसे क्यों रखा हुआ है? ये मेरा स्टाइल है। ये आपका स्टाइल है और इसका भी ये स्टाइल है। सही। आप अपने मुंह से कुछ नहीं मांगते, कोई जो मर्जी आपको दे जाए। सही। तो फिर मुझे ये बताएं कि अगर कोई अच्छा काम मिल जाएगा, इसको पढ़ा लिखा लेंगे, आप काम कर लेंगे? हाँ जी। काम से तो नहीं भागते? नहीं। चलिए जी, ये गोल्डन मैन की कहानी ये है कि ये झोंपड़ी में रहने का, जिसका मालिक पता नहीं कौन है, ये जी 12,000 रुपया दे रहे हैं और कह रहे हैं घर में ये नहीं रह सकते, झोंपड़ियों में ये क्योंकि कूड़ा वगैरह इकट्ठा करके लेकर आते हैं, उसको बेच के भी ये पैसे कमा लेते हैं। ये गोल्डन मैन की कहानी जो है ये परेशान कुन भी है, बट मेरे ख्याल से इसको आप भीख मांगने का एक नया ट्रेंड कह सकते हैं। अभी तो आप कह रहे हैं ना कि इतने 1000 रुपया, 1500 रुपया, इतने पैसे तो आप मेहनत करके भी कमा सकते हैं। करना चाहते हैं? जी। मेहनत कर लेंगे तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ये एक मैसेज भी है उन लोगों के लिए जो कि इस तरह से भीख मांग के, पुलिस भी आपको तंग कर रही है। तो ज़रूरी ये चीज़ है कि आप काम करें, मेहनत मजदूरी करें, पैसे कमा लें, अच्छी ज़िंदगी गुजार लें। तो भीख मांगना जो है वो किसी सूरत, और फिर बच्चों से भीख मंगवाना तो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। ये दर्दनाक
एलिमेंट जो है इसको अगर आप एक तरफ रख के देखें ना, तो ज़िंदगी का मकसद जो है वो यही है, मेहनत आप करें और उस मेहनत के एवज आपको मुआवजा दिया जाएगा। तो दिल परेशान भी हुआ इस छोटे बच्चे को धूप में खड़ा देखकर, जिसकी पढ़ने की उम्र है, जिसकी आंखों में ना जाने कितने ख्वाब थे। ये अब छोटी छोटी उम्र में बड़े ख्वाब आंखों में सजाए, हाथ को इस तरह फैलाए। ये बच्चा जो है वो अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए घर जाके कुछ पैसे अपने बाप से लेकर, वो जिस तरह बच्चे बाहर निकल के कुछ खा लेते हैं, उनकी तस्कीन हो जाती है, उसके लिए अपने बाप के साथ पूरा दिन एक रोड पे खड़ा है। 12,000 झोंपड़ी का किराया दे रहे हैं, उसके अलावा कूड़ा करकट जमा करके उसको बेच रहे हैं। तो ये एक दुख भरी दास्तान तो थी, दिल तो परेशान हुआ, लेकिन ये जानना है, ये सुनना है, इस चीज़ पे गौर करना है कि मेहनत मुशक्क़त उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। इस चीज़ को तो ख़ुद हमारा दीन भी कहता है, और भीख मांगना मेरे ख़्याल से ये बिल्कुल दुरुस्त अमल नहीं है। और फिर बच्चे को इस चीज़ की तरफ लेकर आना, तो मेरे ख्याल से कुछ हमारी सोसाइटी में भी चीज़ें हैं जिनकी तरफ हमें गौर करना होगा। हम ही इन लोगों को पैसे देते हैं, हम ही इन लोगों को वहाँ पर खड़ा रखते हैं, और हमारी वजह से जिस तरह वो बता रहे हैं कि 1000-1200 रुपये कमा जाते हैं, तो इन्हीं में से लोग देते हैं। मेरे ख्याल से अगर इनके लिए कोई बेहतर रास्ता निकाल लिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिए। अच्छा जी, हमने आज की बर्थडे लिस्ट की तरफ जाना है जी। तो आज जिन जिन के बर्थडे है उनको विश कर देते हैं। फ़ाहिया फ़हीम की बर्थडे है, इसके बाद ज़ैन हाशिम की सालगिरह है, मोहम्मद हसनैन उबैद की सालगिरह है, हसनैन अली की और जुनैद की। आप सब लोगों को मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे ऑल ऑफ यू। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। अगर आप अपनी सालगिरह को स्पेशल बनाना चाहते हैं तो आप भी इसी तरह से हमें अपनी पिक्चर्स भिजवा सकते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। करना आपको क्या है जी, स्क्रीन पर नंबर है, इस नंबर पर आप अपनी पिक्चर भेजें अपने नाम के साथ और प्रोग्राम में शामिल हो जाएं। सो जितनी जल्दी आप आएंगे उतनी जल्दी आपका नाम शामिल कर लिया जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल सेम टाइम पर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।